जैसे कि जो जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसको या फिर एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको कॉस्ट जो पे करने पड़ते हैं एक्सीडेंट के साथ साथ। कॉस्ट जो है वो कभी कभी विजिबल होते हैं और कभी कभी इनविजिबल होते हैं। विजिबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और इनविजिबल कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके साथ 3 तरह के लोग जुड़े होते हैं। कॉस्ट टू द इंजर्ड पर्सन, यानी कि जिसको एक्सीडेंट होता है वो कॉस्ट पे करता है। कॉस्ट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। और कॉस्ट टू द सोसाइटी, यानी इंजर्ड पर्सन मैनेजमेंट के साथ साथ सोसाइटी भी एक ऐसा हिस्सा होता है जो कॉस्ट बेयर करता है। एक्सीडेंट कॉस्ट टू द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन को एक्सीडेंट कैसे कॉस्ट करता है? इंजर्ड पर्सन जो होते हैं वो देमसेल्व्स अपने आप में ही सबसे ज्यादा सफरर होते हैं एक्सीडेंट के। वो कैसे? पहले तो वो फाइनेंशियली बेयर करते हैं, उसके साथ साथ जो उनको फिजिकल पेन होता है वो भी उनको ही बेयर करना पड़ता है। इंजर्ड पर्सन का कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं हो सकता जितना कि एम्प्लॉयर का कॉस्ट होता है, लेकिन उनका कॉस्ट उनके उनके अपने आप में ही इतना ज्यादा होता है कि वो उसको बेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इंजर्ड पर्सन अगर वो इंजर्ड ना हुआ होता, वो जॉब कंटिन्यू करता तो वो अपनी वेजेस तब तक के लिए कमा सकता था जब तक कि वो रिटायर्ड ना हो जाए। तो इसलिए इंजर्ड होने के बाद वो वापस वर्क कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, उसको वहीं पर अपना जॉब रोक देनी पड़ रही है, तो इसलिए वो एक्सीडेंट का कॉस्ट उनको ज्यादा होता है। कॉस्ट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कॉस्ट 2 तरीके से बेयर करने पड़ते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं वो जो डायरेक्टली मैनेजमेंट को बेयर करने पड़ता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्टली बेयर करने पड़ते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होते हैं। जो इंजर्ड पर्सन होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको हॉस्पिटलाइज कराने में जो चार्ज होते हैं उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। कंपनसेशन गिवन टू द वर्कर इन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ वेजेस, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट, मतलब कि कंपनसेशन अमाउंट जो वर्कर की वेज लॉस हो रही उस पर जो उनको कंपनसेट किया जाता है, चाहे वो टेम्परेरी डिसेबल हो जाए परमानेंट डिसेबल हो, उनको पे करना पड़ता है। डेथ कंपनसेशन देना पड़ता है या पेंशन देना पड़ता है। अगर मर जाते हैं तो उनको डेथ कंपनसेट करने देता है। डैमेज टू द प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मशीन्स, मटेरियल, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, मशीन खराब हो जाती है, मटेरियल्स का वेस्टेज हो जाता है। इन सब का डैमेजेस को भी डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन द अमाउंट ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको वापस उसकी पुनर्वस्था में लाने के लिए जो एक्सपेंस करने पड़ते हैं वो भी मैनेजमेंट को डायरेक्टली ही बेयर करना पड़ता है। और अदर पब्लिक लायबिलिटी, और ये सब तो आ जाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट में। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट ऑफ टीममेट्स ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन के टीममेट्स होते हैं, जो सहकर्मी होते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उनका टाइम लॉस होता है। कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट ऑफ फेलो वर्कर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन हु स्टॉप वर्क, क्यों काम को रोकते हैं? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने के लिए कि क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया। आउट ऑफ सिंपैथी, दया की वजह से अगर वो काम रोकते हैं तो उनका टाइम लॉस्ट होता है। या फिर टू असिस्ट इंजर्ड पर्सन, यानी इंजर्ड पर्सन को असिस्ट करने के लिए, उनको उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए, इन सब की वजह से जो टीम वर्कर्स जो होते हैं अपना काम रोकते हैं, तो उस वक्त में अगर जो प्रोडक्शन हो सकते थे वो नहीं होते हैं, तो इसका भी लॉस जो है मैनेजमेंट को इनडायरेक्टली बेयर करना ही पड़ता है। कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन एंड अदर एग्जीक्यूटिव फॉर असिस्टिंग इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन को असिस्ट करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ इंजर्ड पर्सन, इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, प्रिपेयरिंग एक्सीडेंट रिपोर्ट, उसके बाद एक्सीडेंट की रिपोर्ट प्रिपेयर करना, अटेंडिंग द हियरिंग बिफोर द स्टेट ऑफिशियल, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द न्यू वर्कर्स टू फिल वैकेंसी, अगर वर्कर जो है पहले वाला जिसका एक्सीडेंट होता है डेथ हो जाती है तो उसकी जगह नया वर्कर को लाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, इसमें भी उनका टाइम बहुत ज्यादा लॉस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंड ऑफ द फर्स्ट एड अटेंडेंट जो उसको अटेंड कर रहा है उसका भी टाइम लॉस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ लोअर प्रोडक्शन बाय सब्स्टिट्यूट वर्कर, जो सब्स्टिट्यूट वर्कर काम कर रहा है तो वो नया होता है तो वो प्रोडक्शन उसकी लो होती है, वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता जितना कि ट्रेन वर्कर पहले से करता रहता है, उसका भी कॉस्ट इनडायरेक्टली मैनेजमेंट को ही बेयर करना पड़ता है। कॉस्ट ड्यू टू डैमेजेस ऑफ मशीन, टूल्स एंड स्पॉइलेजेस ऑफ मटेरियल्स,
cost in recruitment, selecting and training the सब्स्टिट्यूट वर्कर्स, जो सब्स्टिट्यूट वर्कर्स को ट्रेन करने में, सेलेक्ट करने में, रिक्रूट करने में टाइम लॉस होता है, उसका भी कॉस्ट जो है वो मैनेजमेंट को बेयर करना पड़ता है, और उनको ट्रेन करने में भी जो कॉस्ट इनकर होता है उसको भी मैनेजमेंट को ही बेयर करना। कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम, पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन होता है वो काम पर नहीं आ रहा होता है, फिर भी उसको जो है वेजेस उसकी पे करनी पड़ती है, तो मैनेजमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको पे करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ पेमेंट टू द इंजर्ड पर्सन ऑन रिटर्निंग टू द वर्क इवन दो इफ दिस प्रोडक्टिविटी इज पुअर, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी पुअर होती है फिर भी उनको उतनी वेजेस देना पड़ता है जितना कि वो पहले उनको वेजेस प्रोवाइड कर रहे थे। कॉस्ट ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टिल देन ही अटेन्स प्रोफिशिएंसी, मतलब कि जब तक प्रोफिशिएंसी अटेन नहीं कर पाता न्यू एम्प्लॉय, उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, वो अपना प्रोडक्शन लो दे रहा होता है फिर भी उसको पेमेंट पूरी देनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ मोरल ड्यू टू एक्सीडेंट, मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो फेलो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोरल लो हो जाता है। कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को भी इफेक्ट पड़ता है, वो लो हो जाती है। अब आता है एक्सीडेंट कॉस्ट टू द सोसाइटी, जो एक्सीडेंट होते हैं वो सोसाइटी को कैसे कॉस्ट करते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी सफर्स एक्सीडेंट कॉस्ट इन 3 ways। पहले तो फैमिली मेंबर्स ऑफ द इंजर्ड पर्सन, जो फैमिली मेंबर्स ऑफ द इंजर्ड पर्सन होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, हार्डशिप, उनको बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं और वो फाइनेंशियली भी सफ़र करते हैं, क्योंकि जो उनका एक अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, परिवार का, वो अब अर्न नहीं कर पा रहा। सोसाइटी एज अ कंज्यूमर, यानी कि जो सोसाइटी होती है वो इंक्रीज कॉज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज आता है कॉस्ट में, तो वो अल्टीमेटली पास कर दिया जाता है मैनेजमेंट द्वारा सोसाइटी पर। जो सोसाइटी होती है उसका इंक्रीज कॉस्ट बेयर करती है और मैनेजमेंट नहीं। सोसाइटी बियर्स द सोशल एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द फैमिलीज ऑफ इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन होते हैं उनके फैमिलीज को सोसाइटी जो है, मतलब कि आसपास के लोग भी होते हैं इंजरी की वजह से, या अगर पड़ोस में कोई डेथ हो जाती है तो बेयर करते हैं, वो भी उनके भी इमोशंस उनके साथ जुड़े होते हैं, वो फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और इमोशनली भी हेल्प करते हैं। ये सब जो है आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट में। ओके गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Now we will meet in our next topic in our next video. Till then, take care of yourself and please like and subscribe my channel.